हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिनका शासनकाल होगा 1296 से 1316, यानी कि लगभग इन्होंने 20 वर्ष शासन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, इनके बचपन का नाम अली गुरसाब। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसाब। इनका राज्याभिषेक, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया और वहीं पर अपना निवास स्थान भी बनाया, जब तक कि उन्होंने या अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 1000 खंभे वाले महल का निर्माण नहीं करवा लिया। तो 1000 खंभे वाला महल का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को गद्दी की प्राप्ति कैसे हो गई? कैसे? उस समय के तत्कालीन साहित्यकार अमीर खुसरो इमामी ने इन्हें भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। ठीक है। कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी यानी कि अली गुरसाब उनका भतीजा और दामाद भी था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक के पद पर नियुक्त किया। कहते हैं उस समय मलिक छज्जू जो करा और मणिकपुर का सूबेदार था, उसने विद्रोह कर दिया। जिस विद्रोह को दबाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया अली गुरसाब या अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी को करा और मणिकपुर की सूबेदारी जलालुद्दीन खिलजी ने सौंप दी। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था। उसका लक्ष्य था दिल्ली का तख्त, इसलिए वह बहुत सारे राज्यों को अपने शासक राजा की अनुमति के बिना ही लूटकर अपना खजाना भर रहा था, जिसमें सुल्तान का हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। तो उसने अपने इस क्रम में भिलसा, चंदेरी और देवगिरी के सफल अभियानों से काफ़ी धन को प्राप्त करके अपनी संपत्ति इकट्ठा कर ली। और संपत्ति जो होता है किसी व्यक्ति को मजबूती प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कहते हैं देवगिरी के विजय अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी के पास इतनी अपार संपत्ति हो गई कि जलालुद्दीन खिलजी भी इसी संपत्ति को वापस लाने के भरोसे ही उसके पास गया था, अलाउद्दीन खिलजी के पास गया था। और कहते हैं इसने अपनी सारी सेना को पीछे छोड़कर अपने भतीजा और दामाद के पास मिलने गया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जिसका लक्ष्य था दिल्ली के तख्त पर बैठना, उसने अपने दिल्ली के तख्त के गद्दी पर बैठने के जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, इस महत्वाकांक्षा में जलालुद्दीन की हत्या के षड्यंत्र में जलालुद्दीन जो समय के शासक थे खिलजी वंश के, जलालुद्दीन की हत्या के षड्यंत्र में अलाउद्दीन ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता ली। कहते उसने अपने भाई की सहायता से जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर दी। कहते हैं उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने कहा भी है कि शहीद सुल्तान का मतलब यह हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी। शहीद सुल्तान के कटे मस्तिष्क से रक्त अभी टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा यानी कि राजा का मुकुट अलाउद्दीन के सिर पर सजा दिया गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार अपने आप को शासक की गद्दी पर बैठाया। और ठीक है, तो शासक बनने के बाद यानी सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान जो किया था वह किया था प्रथम यानी पहला सैन्य अभियान जलाली परिवार के विरुद्ध किया था। उसने जलाली परिवार के एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा, तो सबको मौत के घाट उतारकर अपना जो रास्ता था उसको साफ करने का काम किया ताकि कोई विरोध नहीं कर पाए। उसके बाद साम्राज्यवादी अलाउद्दीन खिलजी, जो हम लोग पहले ही बात कर रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी क्या था, एक काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ था।
उसने जो शिक्षा होता है बेसिक वो भी ग्रहण नहीं कर पाया था, लेकिन वह काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था। वो अपना साम्राज्य काफ़ी विस्तार करना चाहता था सिकंदर की तरह। यही नहीं, वो तो पैगंबर की तरह एक नया धर्म भी चलाना चाहता था। ठीक है, धीरे धीरे इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा को देखते हुए उसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए साम्राज्यवाद की शुरुआत की, यानी कि साम्राज्य के विस्तार की। क्या कहेंगे इसको? साम्राज्य के विस्तार, साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी एक भाग्यवादी व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी एक भाग्यवादी व्यक्ति था। किसने कहा था? अमीर खुसरो और इमामी। ठीक है, खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू जो कि अमीर खुसरो की खूबसूरत रचना है, अमीर खुसरो की खूबसूरत रचना खजाइन उल फुतू। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को, खिलजी का मतलब यहां अलाउद्दीन खिलजी आप ले लीजिएगा, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा है। अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने अपनी खूबसूरत रचना खजाइन उल फुतू में विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा है। ठीक है, अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के महत्वाकांक्षा, जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, सिकंदर की तरह विश्व विजय बनना, सिकंदर की तरह विश्व विजय बनना, और दूसरा था नया धर्म चलाना, पैगंबर की तरह नया धर्म चलाना, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की तरह एक नया धर्म को चलाना। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर महान से काफ़ी प्रभावित था, और वो भी अपने प्रारंभिक विजयों से उत्साहित होकर अपने आप को दूसरा सिकंदर बनाना चाहता था। यानी कि वो चाहता था कि हम भी सिकंदर की तरह दुनिया को जीते, और इसके लिए उसने काफ़ी काम भी किया था, जैसे कि अस्थायी सेना का गठन करना, सेना को नगद वेतन देना, एक विशाल सेना का गठन करना, दाग घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, यानी कि सैनिक को मजबूत बनाने का काम किया। ठीक है, तो इसके लिए वो काम भी करेंगे, और यही नहीं, वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक सिक्का भी चलाएगा, सिक्का, और उस पर सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर, दूसरा सिकंदर या द्वितीय सिकंदर, इसको हम लोग दूसरा सिकंदर भी कह सकते हैं। दूसरा सिकंदर, तो उसने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी तथा दूसरा सिकंदर भी खुदवाया, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का काम किया। ठीक है, कहते हैं सिकंदर की तरह विश्व विजय बनने का सपना लेकर जब वो प्लान बना रहा था, अपनी योजना पर अमल कर रहा था, तो उस समय दिल्ली का कोतवाल और अलाउद्दीन खिलजी का व्यक्तिगत मित्र कोतवाल और सलाहकार भी कह सकते हैं था अलाउ मुलक। इसको आप लोग नोट करते रहेंगे। अलाउ मुलक, इसने अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी समझदारी से समझाया कि सिकंदर विश्व विजेता बन गया। सिकंदर ने विश्व को विजय बनाया, तो क्योंकि उसका जो वजीर था अरस्तु था। सिकंदर का वजीर कौन था? सिकंदर का वजीर कौन था? अरस्तु था। तो अरस्तु के वजीर होने के कारण ही सिकंदर विश्व विजय बन पाया, क्योंकि सिकंदर जब अपने राजधानी को छोड़कर बाहर की दुनिया को जीतने जाता था, तो यूनान की राजगद्दी का सारा काम वजीर होने के नाते अरस्तु बड़ी ईमानदारी से करता था। यानी कि सिकंदर अपने गृह राज से क्या था? निश्चिंत था। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ कोई उपद्रव या हेरफेर उलटफेर होने की संभावना नहीं के बराबर थी। तो अलाउ मुलक ने कहा अलाउद्दीन खिलजी को कि सिकंदर इसलिए विश्व विजय बन पाया क्योंकि उसका जो वजीर था अरस्तु था, और आप विश्व विजय बनने जब निकलेंगे तो दिल्ली की गद्दी किसे सौंपेंगे? ठीक है, यानी कि आपको पास अरस्तु के जैसा कोई वजीर नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा उसने ये भी बोला
कि मान लीजिए कि आप जाते हैं विश्वविजय बनने, तो पहले आपका तो घर ही बाकी है, पूरा हिंदुस्तान जीतना बाकी है, तो पहले आप हिंदुस्तान को जीतने पर बल दें, उसके बाद आगे की सोचें। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी अलाउ मुल्क के बाद से प्रभावित हुआ और उसने विश्वविजय बनने का सपना त्याग दिया और अब भारतीय हिस्से को ही जीतने पर अपना ध्यान लगाया। लेकिन दूसरा सिकंदर और सिकंदर शाह लिखकर अपनी महत्वाकांक्षा को भी जग जाहिर कर दिया। ठीक है, यही नहीं, उनका दूसरा जो उद्देश्य था नया धर्म चलाना, वो चाहता था कि हजरत पैगंबर मोहम्मद की तरह हम भी एक नया धर्म चलाए। एक नया धर्म चलाए मतलब कि आप समझ ही रहे हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के 4 योद्धा या 4 खलीफा फेमस थे। पूरे इतिहास में 4 खलीफा फेमस है। अबू बकर पहला, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये तो आपको पता ही होगा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो पैगंबर की तरह खिलजी ने भी 4 सेनापति को और 4 योद्धा बनाया। उसके खिलजी के समय 4 प्रसिद्ध योद्धा थे, देख रहे हैं 4 योद्धा, उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां, अल्फ खां। यह उलुग खां जो है, यह उलुग खां, यह आपको अलाउद्दीन खिलजी का वही भाई है जिसने अलाउद्दीन खिलजी के हत्या के षड्यंत्र में अलाउद्दीन खिलजी को मदद पहुंचाया था। कौन? अलमास बेग। ये है अलमास बेग। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की हत्या के षड्यंत्र में जब सफल हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग को उलुग खां की उपाधि देकर अपने सेनापति बनाया। ठीक है, तो अलाउ मुल्क ने फिर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को समझाने का काम किया कि आपका काम, एक राजा का काम होता है राज चलाना, न कि धर्म चलाना। धर्म को चलाना पैगंबरों का काम है। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी फिर अलाउ मुल्क के बाद से सहमत हो गया और अपनाया विचार को यहीं पर त्याग दिया। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी, हमने पहले ही बात किया कि वह अनपढ़ था, सकता शासक बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय के एक प्रसिद्ध काजी मुगीसुद्दीन से कहा भी था कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैंने शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन और नहीं मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, लेकिन मुझे राज चलाना आता है और मैं एक मुसलमान हूं। देख रहे हैं, यानी कि इससे यह साबित होता है कि राज चलाने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, जो आप लोग अभी देखते भी हैं हमारे राजनेता के द्वारा, जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन राजगद्दी संभाले हुए हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो अपने को एक नीति साम्राज्य विस्तार की नीति पर अमल कर रहा था, उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना का गठन किया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अस्थायी सेना का गठन किया और सभी को नगद वेतन भी देना प्रारंभ किया। नगद वेतन, देख रहे हैं, इससे पहले कोई और शासक नगद वेतन नहीं देगा सैनिकों को, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी पहली बार अस्थायी सेना और सेनाओं को नगद वेतन देना शुरू करेगा। और दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उसमें सबसे विशाल और अस्थायी सेना किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। सबसे विशाल अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास था। ठीक है, और यही नहीं, अपनी सेना की कुशलता को बनाए रखने के लिए उसने घोड़े को दागने की प्रथा अपनाई। घोड़े को दागने की प्रथा, आप समझ रहे हैं घोड़े को दागने की प्रथा मतलब कि अभी की तरह उस समय कैमरा नहीं था और घोड़े को युद्ध के समय बदल दिए जाते थे, खर्च अच्छे घोड़े के लिए जाते थे, और जबकि युद्ध के समय खराब नस्ल के घोड़े उतार दिए जाते थे ताकि जिससे युद्ध में क्या हो जाती थी? पराजय हो जाती थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा अपनाई ताकि घोड़ा को दागकर एक निशान बनाया जाए, एक सिंबल बनाया जाए कि यह घोड़ा किस प्रजाति का है और युद्ध में उसी समान घोड़े का उपयोग किया जाए। तो ये बेहतर नीति थी ताकि युद्ध के समय अच्छे घोड़े युद्ध मैदान में लाए जा सके। दूसरी बात,
सेना की हुलिया लिखने की प्रथा, हमने अभी भी कहा है कि उस समय कैमरा नहीं थे कि फोटो लगा दिए जाए, तो इसलिए सेना की हुलिया लिखे जाते थे कि उसका चेहरा गोल है कि लंबा है, आँख कैसा है, बाल कैसा है, दाढ़ी कैसा है, नाक का कान का नया नक्श कैसा है, ऐसे ऐसी बातें लिखकर उसे कहते हैं फुल व्यू दिया जाता था कि सैनिक ऐसा होना चाहिए। क्योंकि उस समय जो नियम थे, सामंत लोग, इक़्तिदार लोग सेना के वेतन तो खुद लेते थे, लेकिन जब युद्ध के समय वो अपने बदले अपने सेवक को युद्ध के मैदान में भेज दिया करते थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को रोकने के लिए घोड़ा को दागने तथा सेना की हुलिया लिखने की भी प्रथा की शुरुआत करवाई। देख रहे हैं ना, यानी कि सेना क्या होगा, यहाँ पर सेना का मजबूतीकरण हो गया। क्योंकि इतनी विशाल सेना और सेना को नगद वेतन देना, तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी काम किया कि उसने भू राजस्व की, कुछ समय टैक्स का जो आमदनी का जो साधन था वह था भू राजस्व, इसलिए इसको मिटा देते हैं भू राजस्व। तो उसने भू राजस्व का दर जो उस समय 1/3 था बढ़ाकर 1/2 कर दिया, यानी कि आधा। आपके उपज, किसी भी किसान के उपज का आधा हिस्सा कहाँ जाता था, अलाउद्दीन खिलजी के राजकोष में। ठीक है, तो भू राजस्व की दर 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया गया। और खम्स होता है लूट का माल। लूट का माल युद्ध के समय जब सैनिक दुश्मनों के संपत्ति को लूटते थे तो कहलाता था खम्स। और इसमें कुरान के अनुसार 3 हिस्सा सैनिकों का होता था और 1 हिस्सा राजा का होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस नीति को क्या किया, पलट दिया और सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया गया। यानी कि 75% राजा सुल्तान के पास और 1/4 सैनिकों के पास कर दिया गया। यानी कि अस्थायी सेना के गठन के लिए, सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए यह काम अलाउद्दीन खिलजी को करना पड़ेगा। और यही नहीं, उसने घर पर कर, चरवाहा पर कर, झोपड़ी पर कर, बहुत सारे कर भी लगाएंगे जो हम लोग आगे करके एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देते हैं अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार के तहत अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, इसमें उसकी विस्तारवादी नीति को हम लोग देखेंगे, उसकी सैनिक अभियान नीति को देखेंगे। सबसे पहला, चूंकि हम लोग ने पहले ही पढ़ा है कि उन्होंने अपना पहला सैनिक अभियान किसके विरुद्ध किया था, तो जलाली परिवार के विरुद्ध, अपना राजगद्दी के रास्ता साफ करने के लिए। दूसरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला उसे आप मतलब नहीं रखिएगा, गुजरात अभियान 1299। गुजरात अभियान 1299 कहते हैं गुजरात कृषि और व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र था और वहाँ के बंदरगाह से घोड़े के व्यापार किए जाते थे और घोड़े उस समय युद्ध के मैदान में काफ़ी उपयोगी होते थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि और वहाँ के व्यापार पर अधिकार जमाने के लिए, घोड़े के व्यापार पर अधिकार जमाने के लिए गुजरात पर आक्रमण किया। और कहते हैं गुजरात का शासक रायकरण बघेल, यह है गुजरात का शासक रायकरण बघेल, उसकी पुत्री देवल देवी, यानी कि पराजित होने के समय, क्योंकि ये पराजित होना ही था इन्हें, तो रायकरण बघेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ गुजरात को छोड़ दिया और देवगिरी के शासक रामचंद्र के पास शरण लिया। देवगिरी के शासक रामचंद्र के पास शरण लिया, सिर्फ अपनी पुत्री को लेकर भागा, जबकि उसकी पत्नी जो थी, रायकरण बघेल की पत्नी थी कमला रानी, वो पकड़ी गई। कहते हैं उसे अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उससे शादी करके उसे मलका-ए-जहां की उपाधि दी, मलका-ए-जहां की उपाधि दी। और यही मलका-ए-जहां के बनने के बाद कमला रानी ने
अपनी पुत्री को अपने पास बुलाने की मांग की। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। यही कारण है कि अगला माने एक महत्वपूर्ण युद्ध होगा देवगिरी अभियान। ठीक है। और गुजरात अभियान के तहत ही अलाउद्दीन खिलजी को एक ऐसा वफादार मिला जो कि हिजरा था। उसका नाम था मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। 1000 दिनार में खरीदा गया था और उसे दिल्ली लाया गया। और उसके बाद वह अलाउद्दीन खिलजी का विश्वस्त सलाहकार, सेनापति वगैरह वगैरह बन गया। कहते हैं दक्षिण के अभियान में अब मलिक काफूर ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। ये नहीं, इसके बहुत सारे काम हैं जो आगे करके हम एक करके अध्ययन करेंगे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण अभियान है। जैसलमेर अभियान 1299, रणथंभौर अभियान 1301 में। इसके शासक थे हमीर देव। कहते हैं गुजरात अभियान के समय जब लौट रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के सेना, तो उसके कुछ सेना संपत्ति को लेकर रणथंभौर चला गया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना भेजी जिसमें सेना की पराजय हो गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खुद रणथंभौर अभियान का क्या किया? नेतृत्व किया और विजय हासिल किया। ठीक है। कहते हैं शासक हमीर देव मारे गए और वहां की जो रानियां थी रानियों ने जौहर व्रत किया। जौहर व्रत क्या होता है अभी हम आपको समझाएंगे। जौहर व्रत किया था अमीर खुसरो ने, क्योंकि इस अभियान में वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, इसलिए अमीर खुसरो ने इसका चित्रण किया है। सजीव चित्रण कह सकते हैं इसे। किसी भी समसामयिक लेखक द्वारा जौहर व्रत का यह प्रथम चित्रण है, यानी कि भारतीय इतिहास में ये पहला लेखक है अमीर खुसरो जिसने देखते हुए जौहर व्रत का सजीव चित्रण किया है। ठीक है। जौहर व्रत का मतलब होता है पति की मृत्यु के बाद दुश्मनों के हाथ में नहीं आए, इसीलिए स्त्रियां आग लगाकर उसमें खुद को जलाने का काम करती है ताकि हम दुश्मनों के हाथ में नहीं आए। यह है जौहर व्रत। यह ज्यादातर हमारे भारतीय राजपूत समाज की स्त्रियां करती है। ठीक है। अब आते हैं रणथंभौर अभियान के में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें अलाउद्दीन खिलजी तिलपत के शिकार में गए हुए थे। तिलपत के शिकार के समय अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर जानलेवा हमला होता है। यह जानलेवा हमला करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना भतीजा अख्त खां था। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी बच तो गया, लेकिन उसने अपने भतीजे अख्त खां को मौत के घाट उतरवा दिया। ठीक है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि राजत्व रक्त सिद्धांत नहीं जानता। तो किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कि राजत्व रक्त सिद्धांत नहीं जानता। ठीक है। तो यह है रणथंभौर अभियान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा चित्तौड़ अभियान, पद्मावती, मलिक मोहम्मद जायथी, इस तरह की रचना है जिसमें चित्तौड़ अभियान का वर्णन है। मालवा का अभियान, देवगिरी का अभियान जो देवल देवी को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, वारंगल का अभियान जिससे विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त होगा। तो ये सारे अभियान हम लोग अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तो अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा।